अभी डेट 6 बजे वाली क्लास में? लास्ट में लेड लेड पढ़ा था। लेड मतलब शीशा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है 11th क्लास में एनवायरनमेंट की। मेरी आवाज क्लियर है? एक बार बता दीजिए। जी मैम, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। थैंक यू सो मच। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, चलिए ये हमारा पार्ट 3 है एयर पोल्यूशन का और पर्यावरणीय मुद्दे का भी। हम पर्यावरणीय मुद्दे यानी एनवायरमेंटल इश्यूज के अंदर एयर पोल्यूशन पे ऑलमोस्ट अभी हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। एयर पोल्यूशन हमने लास्ट पढ़ लिया था, लेड पढ़ा था और ये भी पढ़ लिया था ना, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर। हाँ, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? इसके नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोजन होता है इसमें और कार्बन होता है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो चीज बन रही है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या है इनका सोर्स? जीवाश्म ईंधन का जलना, मतलब जो फॉसिल फ्यूल है उसके बर्न होने से और गैसोलीन टैंकों कार्बोरेटर्स से वाष्पन। कार्बोरेटर क्या होता है? जो लोग मोटर व्हीकल चलाते हैं उनको पता होगा। आगे जो बोनट होता है उसके अंदर पाया फ्यूल जाता है। फ्यूल जी और एयर मिक्स होता है, वो आपका कार्बोरेटर होता है। वहां पे बर्न होता है पेट्रोल या डीजल जो भी है। पेट्रोल के केस पे यस, कार्बोरेटर पेट्रोल में होता है, तो वहां पे वो बर्न होता है और उसी से पिस्टन हमारा आगे पीछे होता है, उसी से हमारा मूव करता है प्राइम मूवर। प्राइम मूवर तो इंजन। जी, बहुत बढ़िया। औद्योगिक गतिविधियां मतलब इंडस्ट्रियल जो भी एक्टिविटी होती है, ये सब इसके क्या है? मेन सोर्सेज हैं। फिर इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? ये भी कैंसरकारी हो सकता है। एकदम कंपलसरी नहीं है कि हो गई होगा, हो सकता है। और किस किस से हो सकता है? अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैम कैंसर लेड। लेड से और एक और था मैम, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ओजोन लेयर से भी। नाइट्रोजन डाइसल्फाइड। ओजोन लेयर से डायरेक्ट कैंसर नहीं होता है, उसको मिक्स मत करिए इधर। ओजोन लेयर से बताया ना, इनडायरेक्ट ओजोन लेयर। मैम आपने वो बताया था ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा तो फिर अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हाँ, आएंगी उससे होगा। और उसमें भी ओजोन लेयर तो वो लेने ही नहीं है अपने को, मतलब जो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके थ्रू हो रहा है। ओजोन लेयर में भी तो नहीं था, मैं शायद मिस कर रही हूँ, आपसे ही बता रहे नहीं हूँ। था, मैम नहीं था मैम मैम। मैम आपने CH2 है बताया ना, था ना कि क्लोरो। वो ना ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही है ना, हम्म, इस मैम वजह से। दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, उसमें था कैंसर ये का। है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, लेड है, और तीनों के नाम याद रखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड और एक तीसरा अभी हमने जो पढ़ा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। इनसे हो सकता है। अब इनका क्या करना है हमको, इससे बचाव कैसे करेंगे? भट्टियों मतलब ये जो फर्नेस एंड ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं, इनमें सुधार करना है ताकि ये इसका जो बाहर निकाल रहे हैं कम से कम निकालें। और पेट्रोलियम के रखरखाव एवं ढुलाई का उचित प्रबंधन, मतलब जो हम एक ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इन चीजों को ले जाते हैं, तो ये लीक ना हो वहां पर, उस वाल मतलब अच्छे इंतजाम हो ताकि ये वहां से लीक होके एटमॉस्फेयर में ना जाए। ये हाइड्रोकार्बन का हो गया। एरोसोल, एरोसोल नाम की एक चीज होती है। क्या होती है? 1 से 10 माइक्रोन तक। ये एक माइक्रोन क्या होती है? एक यूनिट होती है किसी चीज को, जैसे हम इंच में नापते हैं, किसी चीज को सेंटीमीटर में नापते हैं, ऐसे ही ये एक माइक्रोन नाम की यूनिट होती है। 1 से लेके
10 माइक्रोन तक का जो साइज होता है, बहुत ही छोटा साइज होता है, सूक्ष्म उनको जो इतने इस साइज के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम एरोसोल कहते हैं। इनका उत्सर्जन कारखानों, मतलब ये कारखानों से निकलते हैं, ताप विद्युत ग्रहों से, मतलब थर्मल पावर हाउस से, स्वचालित वाहनों से, जो सेल्फ स्टार्ट वाले होते हैं व्हीकल्स, उनसे, और कृषि यानी एग्रीकल्चर की जितनी एक्टिविटी होती है वहां से भी निकलते हैं। ये कोलाइडी कण हैं जो वातावरणीय गैसों में फैले होते हैं। अब इनको आप ऐसे समझ सकते हैं, सबसे मेन चीज अपने को ये याद रखना है, ये साइज 1 से लेके 10 माइक्रोन तक का, मतलब इस साइज के जो कण हैं, अब वो कहीं से भी आ रहे हैं, वो सब एरोसोल की कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी कण हैं, इस साइज के हैं। तो कण तो कितने कैसे भी होते हैं अलग अलग, लेकिन इस साइज के, स्पेसिफिक इस साइज के जो कण या पार्टिकल हैं, उनको ही क्या कहा गया है, एरोसोल का नाम दे दिया गया है उनको। और ये सारे उसके सोर्सेस हैं, जहां भी काम हो रहा है वहां से अगर इस साइज के बाहर निकल रहे हैं पार्टिकल, तो वो सब क्या कहलाएंगे, एरोसोल कहलाएंगे। यह प्राकृतिक और मानव जनित हो सकते हैं, नेचुरल भी, जैसे हम कल पढ़ रहे थे ना कि जो रेशे होते हैं, हेयर या रोम होते हैं, छोटे छोटे पेट्स के हो सकते हैं, या फिर जो पौधों फ्लावर होते हैं, फ्लावर के भी जो होते हैं, फ्लावर में से भी तो निकलते हैं ना कुछ छोटे छोटे कण, वो भी हो सकते हैं, कहीं के भी। तो नेचुरल या जो लैंडस्लाइड होती है तो वहां से जो बारीक इस साइज के अगर कण निकल रहे हैं तो नेचुरल भी हो सकते हैं। और हमारा जैसे अब हमने क्या प्लास्टिक का काम कर रहे हैं, तो प्लास्टिक पार्क में क्या होता है, प्लास्टिक की धूल होती है, तो वो भी अगर उस साइज की है 1 से लेके 10 माइक्रोन तक की है, तो वो भी काहे में आ जाएगी, एरोसोल की कैटेगरी में। तो ऐसे ये दोनों टाइप के हो जाएंगे, नेचुरल भी हो जाएंगे और ह्यूमन जनरेटेड भी हो जाएंगे। मैन मेड भी बोल सकते हैं उसको, मैन मेड भी हो सकते हैं ये। फिर वायु में, अब मुझे इस पता चल गया, मतलब टेक्निक पता चल गई, अगर ये खो जाए तो इसको कैसे ढूंढना है, कहीं भी ये लाइन बना दो तो मिल जाएगा ढूंढना आसान हो जाएगा, पहले मुझे मिलता नहीं था ये। वायु में फैले एयरसोल खतरनाक रेडिएशन को ग्रहण कर लेते हैं, इसके अलावा वे बादलों के जीवन चक्र को भी प्रभावित करते हैं। हमने देखा है ना कि जब एक बार पहले भी बताया था कि हम अगर कहीं अपने बंद कमरे में बैठे हैं, पहले जो मिट्टी के कबेलू वाले घर होते थे, कबेलू या खपरेल जिसको बोलते हैं, उसके घर होते थे, उसमें से कहीं ना कहीं से सन की जो है लाइट आती रहती थी। ऐसे ये 2 रखे हुए हैं खपरेल या कबेलू, उनके बीच में से सनरेज पड़ती रहती थी। छोटा सा एक छेद है कहीं कहीं किसी उसमें से, तो उसमें से भी सन की रेज आती रहती थी। और हम यहाँ पलंग पे लेटे लेटे अगर उसको देख रहे हैं या बैठे हुए देख रहे हैं, तो हम देखते थे उसमें से जो लाइट आ रही है उसमें हमको बहुत सारे छोटे छोटे से धूल के कण दिखाई देते थे उड़ते हुए। अभी भी हम देखें, अगर किसी होल में से हम लाइट को आते हुए देखेंगे, तो उस लाइट में से उस एक पर्टिकुलर एरिया में हमको बहुत सारे कण दिखाई देते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस रहा है सभी का, देखा है ऐसा? यस सर। यस मैम। हाँ, तो ये सब भी काहे में आते हैं। अब ये तो पहले मतलब हम देख रहे हैं कि कण हैं ऐसे लगातार उड़ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे, ये तो बड़े वाले कण हैं जो आंखों से ऐसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एरोसोल नहीं कहलाएंगे। एरोसोल केवल जो इस साइज के हैं 1 से लेकर 10 माइक्रोन तक के हैं वो कहलाएंगे। ये क्या काम करते हैं, कोलाइडी एक शब्द यहाँ पे आया था ना कि ये कोलाइडी कण होते हैं। कोलाइडी का मतलब होता है ये, इन पे जब लाइट पड़ती है तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये इनकी क्वालिटी होती है। और ये जब रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, घूमते रहते हैं। अब ये बादलों के जब संपर्क में आते हैं तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ ये रिएक्ट करते हैं, इसीलिए जो बादलों का जीवन चक्र है वो चेंज हो जाता है, मतलब लाइफ साइकिल ऑफ क्लाउड चेंज हो जाती है। मान लीजिए कि बादल बना और उसको 4 घंटे बाद में उस पर कोई प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ता है, तभी बादल क्या होता है, बरसने लगते हैं, वर्षा
करने लगते हैं। लेकिन ये इनके साथ ये जो कोलाइडिकरण है, ये इसका मान लीजिए ये 1 घंटे तक बरसते रहने वाले हैं। इन बादलों में से 1 घंटे तक पानी बरसता रहेगा, लेकिन इनके संपर्क में आके उनका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो ऐसे ये इसकी लाइफ साइकिल को चेंज कर सकते हैं। और क्या कर देते हैं, ये एरोसोल विकिरण के परावर्तन को बढ़ाकर एल्बिडो में वृद्धि करते हैं, जिससे ग्लोबल कूलिंग की संभावना बनती है। अब ये एल्बिडो क्या है, ये आपका होमवर्क है, कल करके आ पाएंगे। नहीं मिलता है तो फिर कल अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। ये आपका होमवर्क नोट कर लीजिए, आपको एल्बिडो के बारे में कल बताना है क्या होता है। यहाँ तक समझ में आ गए? इसमें किसी को कोई डाउट है एरोसोल में? मैम इससे पहले जो हाइड्रोकार्बन बताया था ना, हम्म, वो एकदम क्लियर कर देंगे क्या थोड़ा सा? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन पता है आपको? बताइए। नहीं पता है तो वो भी बताइए, यस और मैम नो। मैं बताऊं मैम, हाँ आप बताइए सर। हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि कार्बन के 3 उसकी वैलेंसी होती है, चार चार वैलेंसी होती है। तो जी एक कार्बन के साथ 4 आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल उसके साथ ज्वाइन हो सकते हैं, बॉन्डिंग हो सकता है। जब जी कार्बन के साथ 4 बॉन्डिंग हो जाएगा तो मीथेन गैस बन जाएगा। जी वैसे ही आपके 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, इस तरह से डिफरेंट होता है। बेंजीन का बहुत बड़ा वो होता है, बॉन्डिंग होता है। तो इसी तरह ये सारे के सारे जो कार्बन के साथ बॉन्डिंग होते हैं ना, दे आर ऑल कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन्स, जी हाइड्रो ऑन कार्बन्स। ठीक जी। है। हाँ हाइड्रोजन एक गैस है, हमने पढ़ा था ना कि हल्की गैस है। अभी शायद लास्ट से सेकंड लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, 2 गैसेस होती हैं। एक होती है हाइड्रोजन और एक होती है हीलियम। ये दोनों कैसी गैसेस होती हैं? लाइट वेट होती हैं। जब हम कंपोनेंट पढ़ रहे थे, एयर का कंपोनेंट पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था हीलियम और लाइट है। और जो एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे उसमें भी हमने पढ़ा था कि एक स्फीयर ऐसा होता है जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन ये दोनों गैसेस या उस जोन से, उस स्फीयर से कहा जाती हैं ऊपर की तरफ अंतरिक्ष में जाती हैं। तो हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। इसकी एक बैलेंसी होती है, मतलब कि ये कितने साइड से कितनी चीजों से जुड़ सकता है। तो इसकी बैलेंसिंग 4 होती है, 4 साइड से 4 चीजों से जुड़ सकता है, या जरूरी नहीं है कि 4 साइड से जुड़े, या नहीं, ये 4 मॉलिक्यूल से, 4 एटम से जुड़ सकता है। तो वो ऐसे भी जुड़ सकता है कि 2 इस साइड से जुड़ जाए, 2 इस साइड से जुड़ जाए। तो यहाँ पे उसका जो जुड़ने का क्वालिटी है, उसके थ्रू वो जब कार्बन के साथ जुड़ता है, कार्बन के कितने एटम के साथ वो जुड़ रहा है, उसी को आप अभी नंबरों के चक्कर में मत पड़िए। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों जब मिल जाते हैं तब क्या बन जाता है? हाइड्रोकार्बन उनको एक साथ बोलते हैं। और ये क्या कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन मिलके प्रदूषण फैला रहे हैं। अलग अलग है तब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इनसे, लेकिन जब ये मिल गए तब ये क्या काम कर रहे हैं? प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन मिलके। जैसे अभी वो मुंबई में क्या हुआ था, अटैक हुआ था 26/11 का। तो एक अकेला कसाब आए तो ठीक है, वो जितने लोगों को मार पाएगा मारेगा, लेकिन उसके साथ में और भी लोग थे, तो वो मिलके क्या कर रहे थे? यानी एक अकेला जितना पावरफुल होता है, उसमें और लोग उसके साथ देने आ जाएंगे तो डेफिनेटली पावर जो है वो बढ़ जाती है। वही है यहाँ पे। तो ये क्या काम करते हैं? कैंसर कैंसर रोग भी फैला सकते हैं। ये हाइड्रोकार्बन इतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं जब हमारे संपर्क में आते हैं। हमारे संपर्क इन द सेंस, जब हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एयर के थ्रू ही ये हमारी बॉडी में पहुंच रहे हैं, और एयर पोल्यूशन हमारे को इफेक्ट ऐसे कर रहा है इनके माध्यम से। तो ये कैसे कैसे? जीवाश्म ईंधन, मतलब जो हम अपनी
व्हीकल्स में, गाड़ियों में, मोटर गाड़ियों में, स्कूटर में, कार में, बाइक में जो फ्यूल डालते हैं, जब वो जलता है उससे ये बनते हैं, गैसोलीन से बनते हैं, गैसोलीन टैंकों से और कार्बोरेटर से निकलते हैं बाहर, क्योंकि कार्बोरेटर में भी क्या होता है, फ्यूल का काम रहता है वहां पर भी। और जो जितनी भी एक्टिविटी होती है इंडस्ट्रियल उद्योगों में भी, जहां जहां हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स का यूज किया जाता है वहां से भी ये निकलते हैं। भट्टियों एवं ऑटोमोबाइल इंजनों में सुधार करने से और पेट्रोलियम के रखरखाव एवं ढुलाई का उचित प्रबंधन करने से क्या होगा, हम इस प्रॉब्लम से यानी कि हाइड्रोकार्बन से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। क्लियर है मैम? यस मैम। ओके। एरोसोल तो समझ में आ गया होगा सभी को, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? यस मैम। आगे बढ़े। अब हमारा आता है फोटोकेमिकल स्मोक या प्रकाश रासायनिक धूम या धूम कोहरा इसको बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। ये फॉन्ट समझ में आ रहा है? अगर छोटा लग रहा हो तो थोड़ा सा जूम कर लीजिए, क्योंकि मैंने अलग अलग स्लाइड पे नहीं रखा, एक जगह की चीज एक साथ रख ली तो समझने में आसानी होती है। थोड़ा जूम कर लीजिएगा अगर छोटा रहे तो फॉन्ट साइज। सबसे पहले क्या हो रहा है इसमें, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा शब्द फॉग एंड स्मोक के मिलने से बना है। फॉग मतलब, फॉग क्या होता है, आजकल क्या चल रहा है, सब बोलते रहे ना फॉग चल रहा है, ऐसे हाँ, पूछते हैं कोहरा कोहरा चल रहा है। कोहरा चल रहा है। और स्मोक यानी धुआं, इन दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। फिर प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक धरातलीय ओजोन O3 गैस होती है, जो हमारी शत्रु वाली है, जिसको हम शत्रु कह रहे हैं। अगर वो हमारे आसपास है तो शत्रु है, मित्र कब है, मित्र कब है बताइए? जब ओजोन दूर है, मित्र जब जब डिस्टेंस। दूर है, जब जब वो दूर अल्ट्रा है, वायलेट रेज को रोकता है तब वो मित्र है। जब स्ट्रेटोस्फेयर में है तब फ्रेंड है हमारी, और जब हमारे क्षोभ मंडल में है तब शत्रु है। तो जब यहाँ पर है धरातलीय ओजोन है तो उससे मिलके प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे को प्रमुख घटक क्या है, इसी से, मतलब इसी के कारण ये धूम कोहरा सबसे ज्यादा बनता है, ओजोन के कारण, जब हमारे आसपास है ओजोन। तो फिर धूम कोहरे का प्रभाव दृश्यता में कमी तथा पर्यावरण पर हानिकारक। दिल्ली में हम बहुत देख रहे हैं इस चीज को कि बहुत ज्यादा विजिबिलिटी नहीं रहती है, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है इसके कारण से। और इसके कारण पृथ्वी पर क्या हो जाता है, पहुंचने वाली प्राकृतिक सौर विकिरणों की मात्रा भी क्या होती है, घट जाती है, जो विटामिन डी के उत्पादन को घटाकर रिकेट्स जैसे रोग में वृद्धि करती है। यानी कि जो अच्छी वाली चीजें हैं जो आना चाहिए वो नहीं आ पाती हैं। सनरेज जो विटामिन डी हमको देती है वो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, और बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। फिर ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि रिकेट्स नामक रोग किसके कारण होता है, उसमें कौन रोल प्ले करता है, प्रकाश रासायनिक। अगर पॉल्यूशन की बात करें तो, अगर बिना पॉल्यूशन के बात करें तो सिर्फ विटामिन डी आ जाएगा आंसर में, कि विटामिन डी की कमी से, ये आपका न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी आएगा ये, कि रिकेट्स रोग किससे होता है, विटामिन डी की कमी से। तो विटामिन डी ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि धूप तो पर्याप्त है लेकिन हम बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, घर में से बाहर ही नहीं जा रहे हैं, हम अंदर ही बैठे हुए 24 घंटे, तब भी हो जाएगा, उसमें प्रकाश रासायनिक धूम का कोई रोल नहीं है, धूम कोहरे का। ये जब प्रदूषण के पर्सपेक्टस में बात की जाएगी तब ये हमको ध्यान रखना है कि धूम कोहरे के कारण विटामिन डी हमको नहीं मिल रहा है और रिकेट्स रोग हो रहा है।
कनेक्ट करके ध्यान रखिए। फिर धूम कोहरे के कारण श्वसन तंत्र की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे मृत्यु भी हो जाती है। मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ये बढ़ा देता है धूम कोहरा, क्योंकि इसके साथ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कण जा रहे हैं ऐसे जो कि हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं। इसलिए हमको लंग्स की ये जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हो जाती है, और इससे भी दो चीजों से अब हमने देख ली है मृत्यु हो सकती है। किस किस से? एक पहले हमने कहाँ पढ़ के आए थे जिससे मृत्यु हो सकती है? मीथेन। नहीं, और कोई करेक्ट कीजिए। वो कैंसर था मैम, नहीं एक नहीं, तो। दम घोटू याद आ रहा है? अच्छा बताया थे अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं, यस, सीओ। कार्बन मोनोऑक्साइड से भी मृत्यु हो सकती है, और प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे से भी, यानी कि फोटो केमिकल स्मोक से भी मृत्यु हो सकती है अगर श्वसन तंत्र में गड़बड़ी आ गई तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों चीज, सब चीजें को रिलेट कर करके एक दूसरे से जोड़ जोड़ के याद रखिए, तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा, भूलेंगे भी नहीं। क्या क्या याद रखना है? कैंसर का याद रखना है, कैंसर 3 चीजों से हो सकता है वो याद रखना है, और 2 चीजों से हमने देखा है कि मृत्यु भी हो सकती है, उसमें एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा ये फोटोकेमिकल स्मोग हमारा। इसको क्या कहते हैं, इसका ये नाम भी याद रखिए, इसे पी सूप कोहरा भी कहते हैं। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ, मैम जो ओजोन गैस के साथ है ना, ये तो वो वाला मेरे समझ में नहीं है। मतलब जो स्मोक है वो सरफेस में, तो ओजोन के साथ कैसे हार्मफुल है? मतलब इन दोनों का आपस में कैसे कनेक्शन होगा? ये सब चीजें क्या रहती हैं, केमिकल रिएक्शन कर जाती हैं आपस में। ये O3 क्या है, एक O क्या है, ऑक्सीजन क्या है, एक एटम है, उसके 3 परमाणु है तभी ऑक्सीजन है। इसके अगर 2 परमाणु, सॉरी ये ओजोन है अगर 3 है तो, और अगर 2 है तो ऑक्सीजन है। ये केमिकल यानी रासायनिक चीजें जो होती है ना, ये बदलती रहती हैं। अगर इनके साथ कोई दूसरी चीज आके मिल जाती है तो ये अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं। जैसे पानी है, पानी का ना कोई रंग होता है ना कोई स्वाद होता है, और पानी कब कहलाएगा, जब H2O यानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मिलेगा तभी वो पानी बनेगा, कहलाएगा। नहीं तो क्या कहलाएगा, वो कुछ और अलग। अगर ऑक्सीजन के साथ नहीं मिला तो हाइड्रोजन अलग है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। ये गैस में रहेगा, गैस के फॉर्म में रहेगा हाइड्रोजन अकेला, और ये भी गैस के फॉर्म में रहेगा। लेकिन जब ये दोनों मिल गए तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, लिक्विड हो गए। तो केमिकल चेंजेस आते हैं जिससे इनका फिजिकल फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, जो बाहर से दिख रहे हैं वो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। इसलिए इनमें कोई भी किसी से भी जब मिलता है तो फिर वो अपना जो है फॉर्म चेंज कर देता है, अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है, और कोई चीज अच्छी हो जाती है, मतलब फायदेमंद भी हो जाती है, और कोई चीज क्या हो जाता है, हार्मफुल भी हो जाती है। ठीक है प्रियंका जी, हाँ मैम, ओके। क्लियर है? मतलब ऐसा तो नहीं डाउट रह गया है अभी भी? ना ना, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ मैम। अब हमारा आ गया फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या होते हैं? फ्लाई ऐश ऐसे सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। मतलब अभी हम कणों की बात कर रहे थे, अब कण से भी हम कहाँ आ गए, पाउडर पे आ गए। जैसे हम गेहूं को ही लें, गेहूं मोटा होता है, फिर उसका हम क्या बना लेते हैं, दलिया बना लेते हैं। दलिया शब्द सुना है सबने? हाँ यस मैम। मैम। गेहूं और यस आटे मैम। के, हाँ, गेहूं और आटे के बीच की जो कंडीशन है वो दलिया है, दलिया या थुली बोलते हैं कुछ लोग, वो होता है। तो आप कण वाले, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे पार्टिकल या कण, वो दलिये वाली कैटेगरी में आ गए। अब दलिये से आ गए हम नीचे आटे पे। आटा क्या करता है, आटे की फिर रोटी बनाते हैं, दलिया का अलग स्वरूप है। तो ऐसे ही अब जब
कण छोड़ के, कण का भी कोई ना कोई एक साइज है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही बारीक पाउडर बन गया। तो पाउडर जब हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यात्रा कर रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। इसका उत्सर्जन कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों से होता है। ये सीधा का सीधा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि कोयला आधारित मतलब जो कोल उत्सर्जन होता है। थर्मल पावर प्लांट बोल दीजिए ना मैम। हाँ, थर्मल पावर प्लांट। प्लांट, जी सही, एकदम सही बता दिया आपने, थैंक यू। थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वहां से ये निकलता है। और फ्लाई ऐश कणों का निर्माण एल्यूमिनियम सिलिकेट सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अब ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे एज इट इज, चाहे आपका साइंस बैकग्राउंड है या नहीं है। कि अगर फ्लाई ऐश पूछा है कि फ्लाई ऐश कण किससे मिलके बनते हैं, तो उसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा एल्यूमिनियम सिलिकेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एक ही है, डाई नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड आदि से ये मिलके, ये तो नाम तीन तो याद ही रख लीजिएगा, इनसे सीधे सीधे मिलके मतलब बनते हैं ये। फिर इसमें सीसा, ऑर्गेनिक, कोबाल्ट, ये सब रासायनिक पदार्थ हैं, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है ये कैसे होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं ये, जहरीली और भारी धातु, भारी मतलब हैवी मेटल। इट ऑल्सो कंटेन पार्टिकल्स ऑफ पॉइजनस हैवी मेटल्स लाइक लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट एंड कॉपर। निलंबित कणकीय पदार्थ, अब क्या आ गया ये, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। निलंबित, निलंबन शब्द सुना होगा, किसी को सस्पेंड कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं, कोई टाइम से स्कूल नहीं आ रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोल देते हैं, आपको सस्पेंड किया जाता है। पुलिस की नौकरी में ज्यादातर सुनने को मिलता है, या बैंक की नौकरी में ऐसा ज्यादा सुनने में आता है, सुनते हैं ना हम लोग कि सस्पेंड। सस्पेंड शब्द का मतलब है छोड़ देना, लटका देना, इस टाइप का है कि ना तो आपको पूरा हटाया है नौकरी से और ना ही आपको नौकरी पे रखा हुआ है कि आप काम भी नहीं कर पा रहे हो, तो बीच में लटके हुए हो, कंडीशन लटकने वाली है। तो ये वही स्थिति है कि ठोस एवं निम्न वाष्प दाब वाले कण होते हैं, जिनका आकार, अब यहाँ पे एक और साइज याद रखना है आपको, 0.1 म्यूएम। जैसे वो क्या था, कौन सी यूनिट थी, माइक्रोन, और ये यहाँ पे म्यूएम, उससे भी छोटा साइज हो गया है ये माइक्रोमीटर, 200 म्यूएम यानी माइक्रोमीटर तक होता है। वो साइज भी ध्यान रखिए, एरोसॉल की साइज था और 1 से लेके 10 माइक्रोन तक, और ये किसका है, सब सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर का साइज है ये 0.1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। इनमें पाए जाने वाले बड़े कण औद्योगिक धूल कण, ज्वालामुखी कण, सल्फेट व कार्बन कण और बहुनाभिकीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। नाभिकीय का मतलब है मल्टी न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है ना, जैसे सेल में भी न्यूक्लियस होता है और बाहर जो एटम होते हैं उनमें भी न्यूक्लियस होता है। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं तो उन्हीं से मिलके उसी को क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लियस या बहुनाभिकीय। अब 10 म्यूएम छोटे आकार के कण जिन्हें PM10 कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से समझिए। 10 माइक्रोमीटर या म्यूएम छोटे आकार के कण जिन्हें PM10 कहते हैं, श्वसनशील निलंबित कणकीय पदार्थ कहलाते हैं। इंग्लिश में भी देख लीजिए,
particles smaller than 10 μm called PM10 are respirable suspended particulate matter. मतलब ये हमारी श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनका साइज इतना छोटा होता है। इसी की प्रॉब्लम चल रही थी दिल्ली में, अभी बहुत मैटर कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले बहुत ज्यादा इसका नाम सुनने में आ रहा था कि इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब थोड़ा सा और इनकी डिटेल हम समझ लें। पीएम क्या होता है, ये PM 2.5 क्या होता है। सबसे छोटे कण 2.5 μm से भी कम आकार के होते हैं। अब ये एक पॉइंट यहाँ से याद रखिए, एक फैक्ट सीधा सा ये है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटे कण का साइज क्या होता है, 2.5 μm। म्यूएम क्यों लगा रहे हैं पता है ना, जैसे किसी भी चीज को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में, या किसी का वेट देखते हैं तो किलोग्राम में, ग्राम में, ऐसे ही ये एक मेजरिंग यूनिट है म्यूएम या माइक्रोमीटर। 2.5 माइक्रोमीटर है, मतलब ये सबसे छोटा साइज है किसी भी पार्टिकल का, जिन्हें PM 2.5 कहते हैं। ये सांस द्वारा फेफड़ों में गहराई तक चले जाते हैं। जब हम लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, हम योग में क्या करते हैं, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए, लेकिन आप बैठे हुए हैं भरपूर प्रदूषण वाली जगह पे, तो लंबी गहरी सांस जितनी आपने ली उतने ही सारे PM 2.5 आपके अंदर चले गए और हो गया आपका काम। जयराम जी की कर दी उन्होंने आपकी। बहुत सी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। फिर एक होते हैं SPM, पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। भारत में PM 2.5 एंड PM 10 की स्थिति अत्यधिक चिंतनीय होती जा रही। मतलब ये चीजें, ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, इन पे कोई कंट्रोल उतना नहीं हो रहा है। महानगरों में श्वास की एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में, मतलब ज्यादातर आपको एस्थमेटिक पेशेंट कहाँ मिलेंगे, जितने भी महानगर हैं वहां आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे अस्थमा के पेशेंट। फिर पर्टिकुलेट मैटर, ये PM को अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। PM क्या होता है, यह ऐसे पार्टिकुलेट तरल एवं ठोस कणों का मिश्रण है जो हवा में निलंबित होते हैं, सस्पेंड होते हैं। उदाहरण स्वरूप सूक्ष्म कणों से लेकर धुएं, कालिक, तरल कण, वो जो हम परारी की बात कर रहे थे कि उसके कण जल जल के आ जाते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे अगर उनका साइज क्या है, 2.5 PM है। तो धूल कण हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी आईज से देख सकते हैं, फिजिकली हम उनको देख पाते हैं। These particulate are a mixture of liquid and solid particles that are suspended in the air. For example, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन्हें आकार के आधार पर, ये एक क्वेश्चन है यहाँ से बन जाएगा कि PM को कितने भागों में बांटा गया है, कितनी कैटेगरी है उसकी, 3 कैटेगरी में उसको बांटा है उसके आकार के आधार पर। पहला है PM 10, मोटे नग्न आंखों से दिखाई देने वाले, जैसे हम इनको डायरेक्टली देख पाते हैं। दूसरे होते हैं PM 2.5, जिनको जो सूक्ष्म कण होते हैं, और तीसरे होते हैं PM 1 अल्ट्रा फाइन कण, जिनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। ये 3 कैटेगरी हो गई है इनकी। कौन कौन सी 3 कैटेगरी है, पहली बताइए। PM 1, 10, PM 2.5, PM 10। दूसरी PM 2.5, तीसरी 2.5, तीसरी कौन सी है, ये PM 1, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल। PM 1 बोलते हैं, उसका साइज क्या है, PM 1। अब हमारा आ गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नए क्वेश्चन आ जाता है इससे। क्या होता है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक। इसके अनुसार सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, ये क्या है, ये एक स्केल है
जैसे हमारा स्केल होता है किसी भी चीज को मेजर करने का, ये भी एक स्केल है। इसमें अलग अलग कैटेगरी डिवाइड है, उसको नाम दिया गया, मतलब एयर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए ये स्केल बनाया गया है। 6 नाम दिए गए हैं, 6 क्वालिटी दी गई है एयर की। अगर किसी एयर में इसको रखा जाता है तो इससे पता चल जाता है कि उस एयर की क्वालिटी क्या है। ये 6 है नीचे, उसमें नाम दिए गए हैं, मतलब एक क्राइटेरिया दिया है कि अगर 0 से 50 तक है तो उसको क्या बोलेंगे, गुड बोलेंगे, अच्छी है वो, मतलब गुड की कैटेगरी में रख दिया उसको। अगर 51 से 100 है तो उसको बोल देंगे काम चल जाएगा, सो ठीक है, काम चला लेंगे, काम चलाऊ है, ठीक ठाक है। फिर 100 से लेकर और कितना है यहाँ पे, 100 के आगे 200 तक है तो उसको बोल देंगे मॉडरेट है, मीडियम, मतलब चल तो भी ठीक है और थोड़ा चला लेंगे। लेकिन अगर 200 से लेकर 300 आ रहा है उस स्केल पे तो मतलब स्थिति ठीक नहीं है, खराब है। अब 301 से लेकर 400 की अगर दिखा रहा है उसमें तो बहुत खराब है, और 400 के भी ऊपर चला गया तो समझ लीजिए कि गंभीर है, बहुत ही, मतलब उसमें सरवाइव नहीं किया जा सकता। ऐसे ये इसके 6 नाम दिए गए हैं, 6 कैटेगरी इसकी डिसाइड की गई है। इसको इस डायग्राम में और समझ लीजिए, ये देखिए 0 to 50, 51 to 100 ये गुड है, ये सेटिस्फैक्ट्री है, मॉडरेट है 101 से 200 तक, फिर 201 से 300 तक पुअर, वेरी पुअर, और 401 से 500 सीवियर, मतलब बहुत खराब कंडीशन है, गंभीर अवस्था है। जैसे कोई पेशेंट गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है, ऐसे ही वायु गंभीर, ये कलर से भी दिखाया है। ग्रीन को हम अच्छे का साइन मानते हैं, इसलिए सबसे डार्क ग्रीन, फिर लाइट ग्रीन थोड़ा, फिर येलो, ठीक है थोड़ा सा काम चला लेंगे, मुश्किल से चलाएंगे लेकिन चला लेंगे। फिर यहाँ पे हालत जैसे ही रेड कलर आ रहा है तो हालत खराब होती जा रही है। कुछ कह रहे हैं कोई? नेक्स्ट, वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित 8 प्रदूषणकारी तत्वों पर विचार किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कैसे आएगा क्वेश्चन, 4 आपके ऑप्शन दे देंगे, उसमें से कौन कौन से जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में उसको फॉलो किया जाता है, उसके मेन एलिमेंट्स में माना जाता है ए बी सी डी चारों, या केवल ए केवल बी, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। तो आपको इन सारे के सारे 8 नए नेम्स को याद रखना पड़ेगा। इसमें से वो एक आध फंसा सकते हैं, SO3 आपको कहीं इस लिस्ट में दिख रहा है? SO3 ये जो 8 नाम दिए SO3 है इसमें या नहीं है? नो मैम, नहीं है ना। तो अगर आपको ये लिस्ट याद है अच्छे से तो आप एकदम करेक्ट आंसर करके आएंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। PM10 है, PM2.5 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है, ओजोन भी यहाँ पे प्रदूषण फैला रहा है हमारे शोभ मंडल में, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और लेड है। इनके नाम आपको याद रखना है। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन 8 याद रखना है। मिलेनियम गोल भी कितने थे हमारे? 8 थे ना? 8 मैम। हाँ, अब इसको हम ग्राफ में देख रहे हैं कि कौन सा जो है पॉल्यूटेंट किस परसेंटेज में है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे वैसे ये खुद अपना साइन दे देते हैं पहचानने के लिए, समझने के लिए, ये छोटा बता दिया, लेकिन अगर कहीं समझ में नहीं आए तो मैंने ये और बना दिए हैं आप लोगों के समझने के लिए, ताकि आप जल्दी से पहचान जाए कि कौन सा वाला किसके लिए है। देखिए
सबसे ज्यादा तो ये बड़ा वाला दिख ही रहा है, एरिया कवर किया हुआ है जिसने, जो दम घोटू गैस कहलाती है। कौन सी कहलाती है? कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड। 50% हमने पढ़ा था ना, लगभग 50% से भी ज्यादा है, 50.9%। तो इसने इतना ज्यादा, जो टोटल एयर पोल्यूटेंट्स है उसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी का है, 50.9%। और करंट देख लीजिएगा, और शायद थोड़ा सा बढ़ गया होगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? ये दो लोग हैं जो बराबर हैं। एक तो ये है 11.6% नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और दूसरा कौन सा आ रहा है? 11.6%। ये हमारा ये दिख रहा है, पार्टिकुलेट। पर्टिकुलेट है ना। ये साइंस से समझ जाइएगा, एक जैसे बना दिए हैं समझने के लिए। फिर तीसरे नंबर पे है ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक्स, 9.5%। उसके बाद आता है 8.5%, कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद कौन आ रहा है? 3.6%, कौन है? ये है ना पार्टिकुलेट्स PM 2.5, ये वाला। ये ग्रीन के साथ में ग्रीन साइन, इससे आप मैच कर लीजिएगा। अपने हाथ से अपनी लिस्ट खुद बनाइएगा सरल तरीके से, जैसे आपको समझ में आए। एक साइड चार्ट बना लीजिएगा और दूसरे साइड साथ में ये समझने के लिए जिस तरह से आपको अच्छे से याद हो जाए वैसे बना लीजिएगा। कलर पेन का यूज कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सब। फिर उसके बाद आ जाता है 2.3%, कौन सा है? अमोनिया। और लेड 2%, यानी सबसे कम कौन है पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में? 2% लेड। ठीक है, क्लियर है ये? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ये देखिए, ये डायग्राम जो साइड में दिख रहा है ना, कैसे ये जा रहा है पूरा धुआं फैक्ट्रियों का, हमारी नोज से हमारी जो एयर पाइप है उसमें जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा और हमारा काम तमाम कर देगा। धीरे धीरे, हमको एकदम से कोई चीज पता नहीं चलती है, धीरे धीरे पता चलती है। अब एक कंसेप्ट और है, सफर। क्या है सफर? सफर को क्या बोलते हैं यूं नॉर्मली? यात्रा, कहीं आना जाना। यहाँ पे सफर क्या है? ये भारत में वायु गुणवत्ता की जांच करने वाली पहली मोबाइल ऐप है। इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। सफर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी पुणे द्वारा तैयार किया गया है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। और यह एप्लीकेशन उपयोग करने वाले को रंग कोडित प्रणाली के माध्यम से वर्तमान डेटा और वायु गुणवत्ता को बताएगा। मतलब ये जो हम देखे हैं ना डायग्राम, इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि ये मतलब क्या है, एक ऐप है ऐसा जो कलर के साथ में बताएगा, कलर कोड। यानी अगर बहुत अच्छी हर ग्रीन है मतलब गुड है एयर, और रेड है बहुत ज्यादा डार्क रेड है मतलब सीवियर है। ये हो गया सफर, और यही हमारा हो जाता है एयर पोल्यूशन कंप्लीट। इतने में किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं आई है तो बता सकते हैं। मैम एक बार जो वायु गुणवत्ता सूचकांक